हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडुटेरिया प्लेटफॉर्म। मैं उपासना सरीन आपका स्वागत करती हूं और हमेशा की तरह मैं आज आपके साथ लेकर आई हूं एक बहुत ही अच्छा वीडियो जो कि पूरा सुप्रीम कोर्ट को कवरेज करेगा। कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ संविधान का रक्षक ही नहीं है, अपितु यह देश के अंतरात्मा की आवाज है। तो आज हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरे तरीके से कवरेज कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट है और इसके साथ साथ क्या काम है या क्या शक्तियां हैं सुप्रीम कोर्ट की। परंतु उससे पहले आइए जान लेते हैं हम हमारे एडुटेरिया प्लेटफॉर्म पर अभी हाल में ही नया बैच लॉन्च होने वाला है। आप सबको उस बारे में पता है। 25 जुलाई का दिन याद रखिएगा। 25 जुलाई को एडुटेरिया दरोगा बैच 2025, बैच का नाम है खाकी 2.0। तो जो भी बच्चे दरोगा बनने का सपना ले रहे हैं या जिन्होंने कांस्टेबल का पेपर दिया है और चाहते हैं आगे दरोगा की प्रिपरेशन करना, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखना, तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको पूरे सिलेबस का संपूर्ण कवरेज यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस में मिलेगा। आपको A4 साइज क्लासेस के नोट्स भी मिलेंगे, आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, इसके साथ साथ 5 ईयर के PYQ सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका प्रिपरेशन किस तरह से चल रहा है। करंट अफेयर्स के लिए ई बुक्स भी मिलेंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स हर बच्चे इससे मैक्सिमम डरता है कि कहां से पढ़े, कितना पढ़े। तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडुटेरिया आपके साथ है। डाउट सेशंस लिए जाएंगे। अगर आप किसी टीचर से बात करना चाहते हैं, आप एडुटेरिया पे बता दीजिए, आपको टीचर से बात, डिस्कशन, वार्ता, डाउट सेशंस ये सब लिए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके फेवरेट प्रवीण सर से रविवार वार्ता भी होगी, जहां पर आप सर को अपने सजेशंस या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस भी बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब कोई भी बच्चा दरोगा बनने के सपने से पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपने एक बार हाथों में कलम पकड़ ली है तो जीत हासिल करके रहनी है। मात्र आपका फीस है 899, जो कि हर बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है। चलिए अब इसी के साथ साथ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश का सबसे अपेक्स कोर्ट, हमारे देश का सबसे सर्वोच्च कोर्ट है। मतलब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, अगर हम यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। यह अपेक्स कोर्ट है पूरे देश का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है और संविधान के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी इंडिया में एक ही बेंच है, दिल्ली में। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के अलावा और कहीं भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, परंतु अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो दिल्ली में ही है, आर्टिकल 130 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 में, क्योंकि आपको पता है 26 जनवरी 1950 में देश गणतंत्र हुआ था और उससे पहले ही देश का सबसे अपेक्स कोर्ट बनाया गया। 28 तारीख को संचालन होना स्टार्ट हो गया। और इसके साथ साथ आज अगर हम सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पूरे सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश है, वह इसके अलावा 33 अदर जजेस भी हैं। क्योंकि पहले जजेस का संख्या कम था, जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती गई, कोर्ट केसेस बढ़ते गए, अपील्स बढ़ती गई, तो ये जजेस का संख्या भी ज्यादा होता चला गया। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस भी हैं। और अगर हम बात करें इनके रिटायरमेंट की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जजेस का नहीं लिखा हुआ है, रिटायरमेंट एज लिखी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज है 65 साल और हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज है 62 साल। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जब नियुक्ति की बात आती है तो आज नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? कॉलेजियम व्यवस्था का मतलब है 4 जजेस का समूह, मतलब जजेस ही जजेस को नियुक्त करेंगे।
जितनी भी नियुक्तियां होंगी सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, बच्चों सभी नियुक्तियों को भारत का राष्ट्रपति करेगा, परंतु कोलिजियम की सलाह से होगा। मतलब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी है तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, परंतु सलाह लेगा कोलिजियम से। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होनी है तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की नियुक्ति है तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से। अगर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति है तो प्रेसिडेंट ही नियुक्त करेगा, परंतु चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की सलाह व राज्य के राज्यपाल से। तो याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति है तो राज्य का राज्यपाल की भी सलाह आवश्यक है, क्योंकि राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष है। तो कॉलेजियम व्यवस्था से ही आज सारी नियुक्तियां होती है। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो अक्सर न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजेस आते हैं, जजमेंट्स आते हैं। जब हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें कई सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने पूरे लोकतंत्र को, पूरे लॉ व्यवस्था को ही बदल दिया। और आप सामने देख रहे हैं सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अगर हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की बात करें, ये इतना महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें 13 जजेस का बेंच बैठा था और बच्चों इस जजमेंट ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान में संशोधन हो सकता है, परंतु संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं होगा। आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बताया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर, संविधान को अनुवाद करने वाला ही सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़खानी नहीं होगी, और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, हमारे देश का संविधान सबसे सर्वोच्च है, हमारे देश का लोकतंत्र व्यवस्था, हमारे देश की गणतंत्र व्यवस्था, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश की समानता, हमारे देश की स्वतंत्रता, हमारे देश की इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस और समस्त लोगों की डिग्निटी, और इसके अलावा समाज के साथ साथ और भी अन्य चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती रहेंगी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन नहीं दिया जा रहा है, पर वो डिसाइड किया जाएगा कि क्या कंपोनेंट बेसिक स्ट्रक्चर में आता है या नहीं आता है। परंतु समझने के लिए कुछ कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। और जो आप प्रस्तावना में पढ़ते हैं, संप्रभुता, समानता, अखंडता, न्याय, ये जितने भी शब्द आपने प्रस्तावना में पढ़े हैं, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब बात करते हैं केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण जजमेंट दिया कि पहला, प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्योंकि बेरुबारी में कहा था प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती में कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है। दूसरा, संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा अगर मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहीं भी टकराव होता है तो कोशिश ये की जाएगी कि संतुलन बना रहे, परंतु अगर फिर भी टकराव होता है तो मौलिक अधिकार सर्वोच्च है। इसके अलावा आपने इसका भी नाम सुना होगा, शाह बानो केस, बहुत ही ज्यादा फेमस है। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मैक्सिमम ने शाह बानो केस सुना होगा। मैडम शाह बानो 62 साल की वृद्ध महिला, जिसे इनके पति ने अहमद खान जी ने इन्हें छोड़ दिया और वो भी इन्हें मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, और ये कुछ कमाती भी नहीं थी, ये एक हाउसवाइफ थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश के लॉ के अनुसार मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए। इन्होंने अपने पति के ऊपर सेक्शन सीआरपीसी 125 लगाया, जिसके अंतर्गत पति को अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना चाहिए। तो इनके पति ने कहा मुस्लिम के लॉ के अकॉर्डिंग इद्दत तक, मतलब डाइवोर्स के 3 महीने तक ही मेंटेनेंस दिया जाता है, इसके बाद मेंटेनेंस नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट इस केस में आया कि मेंटेनेंस पूरे देश पर एक साथ यूनिफाइड लॉ लागू होता है, ये कोई पर्सनल लॉ से रिलेटेड नहीं है। इसीलिए व्यक्ति को, मतलब जो इनके हस्बैंड है, उनको 500 रुपया प्रति माह
मेंटेनेंस देना होगा, और ये मेंटेनेंस 3 महीने तक ही नहीं, ये आगे तक लागू है, क्योंकि महिला कमाती नहीं है और महिला मेंटेन नहीं कर पाती है। ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। और आज आप लोगों ने सुना होगा कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज भी हैं, है ना, जो डाइवोर्स लेने के बाद एलिमनी और मेंटेनेंस भी मांग करते हैं। तो वो शादी जब टूटती है तो एलिमनी वो रकम होती है कि इसके बाद ये रकम नहीं दी जाएगी, परंतु मेंटेनेंस हमेशा दी जाती है मेंटेन करने के लिए, क्योंकि महिला कमाती नहीं है। और ये माना जाता है कि पुरुष जो है वो घर का अर्नर होता है और महिला उस पर निर्भर है, और महिला घर का ध्यान रखती है। इसीलिए अगर विवाह विच्छेद होता है तो महिला को मेंटेन करना पुरुष की जिम्मेदारी है। ये लैंडमार्क जजमेंट आपने सुना होगा कई बार जब आपने आरक्षण पढ़ा होगा। इंदिरा शाहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो केस है जब ओबीसी के आरक्षण के लिए मंडल कमीशन ने अभियान चलाया था कि ओबीसी को आरक्षण दो, ओबीसी को आरक्षण दो। तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ओबीसी को आरक्षण 27% मिलेगा और टोटल आरक्षण 50% तक होगा, और 50% आरक्षण जनरल कैटेगरी का होगा। आपको याद होगा 2019 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू किया तो 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए भी था। तो अब टोटल आरक्षण 60% हो गया, 40% जनरल के लिए हो गया। तो ये भी बात उठने लगी कि कहीं ना कहीं संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका भी हनन होता है। परंतु फिर यही बात है कि अगर समाज में कमजोर व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हनन नहीं होता है। नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट की बात करते हैं तो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आज जितने भी वर्क प्लेस हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी एम्प्लॉइज को पहले दूसरे दिन ही ये पढ़ाया जाता है, उनका टेस्ट लिया जाता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पे। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम गाइडलाइंस थी कि अगर आप कार्य कर रहे हैं और कार्यस्थल पर आपकी इच्छा के बिना कोई भी व्यक्ति आपको छूता है, मतलब किसी भी तरीके से टच करता है पर आपकी इच्छा नहीं है, या फिर आपको पोर्नोग्राफी शो करता है, जरूरी नहीं है आपके साथ सेक्सुअल एक्ट ही हो, अगर आपके साथ कोई नॉनवेज मैसेजेस वगैरह भी शेयर करता है या फिर इस प्रकार से एक्ट करता है जिसके लिए आप रेडी नहीं है या आप अलाउ नहीं करते हैं, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत ही आएगा। तो विशाखा केस वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइंस दे दी कि जितने भी वर्क प्लेसेस है वहां पर सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये गाइडलाइंस आज जितनी भी गवर्नमेंट, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस या कंपनीज है, सब जगह ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दिया, और इस लैंडमार्क जजमेंट के अंतर्गत ये कहा गया कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश भारत, क्योंकि आपको पता है प्रियम्बल में मूल रूप से धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं लिखा हुआ था, 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द सेकुलर शब्द को जोड़ा गया, और जब ये सेकुलर शब्द जोड़ा तो एक्चुअल में ये कहा गया इस केस के अंतर्गत कि यस, सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका हनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है तभी हमारे देश में सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं, क्योंकि राज्य सभी के साथ न्यूट्रल है, राज्य सभी धर्मों को एक बराबर देखेगा और किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा, किसी को भी किसी भी प्रकार से फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इस धर्म में परिवर्तित हो या आप उस धर्म में परिवर्तित हो। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आर्टिकल 25 क्लाउज 2 के अंदर सेकुलर की बात की गई है कि डेफिनेशन ऑफ सेकुलर क्या है। और आपने अगर फंडामेंटल राइट अच्छे से पढ़ा है तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करता है, और इन सब से मूल रूप से यही निकल कर आता है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका हनन नहीं हो सकता है।
इसके साथ साथ अब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की। मैंने कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स आपको बताए हैं। अब इस लैंडमार्क जजमेंट के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन क्या है, अधिकार क्षेत्र क्या है, मतलब न्याय क्षेत्र क्या है, क्या क्या केसेस सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला न्याय क्षेत्र है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि वो केसेस जिनके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जैसे अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का विवाद होता है या गवर्नमेंट का विवाद होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मतलब ऐसे विवादों को सीधा सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार में विवाद है, अगर राज्य सरकार कई राज्यों में विवाद है, अगर केंद्र और कई राज्यों में विवाद है, जैसे दिल्ली और हरियाणा में लड़ाई हो गई तो सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। हरियाणा और दिल्ली में लड़ाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। पंजाब हरियाणा में लड़ाई हो गई, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। या कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना आंध्र प्रदेश में विवाद हो गया, वोटर डिस्प्यूट हो गया, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए मूल रूप से इसके न्याय क्षेत्र के अंतर्गत बनाया गया है। दूसरा है रिट जुरिस्डिक्शन, याचिका अधिकार क्षेत्र। याचिका अधिकार क्षेत्र हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये संविधान की दिल व आत्मा है। मतलब अगर आपको कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है या आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आपके पास पावर है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत 5 याचिकाएं हैं और इन 5 याचिकाओं के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। आपको याद होगा, आपने फंडामेंटल राइट में 5 याचिकाएं पढ़ी होंगी। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मेंडामस, परमादेश, तीसरा प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा, चौथा सशररी, उत्कृष्ट लेख, पांचवा क्योवरेंटो, अधिकार पृच्छा। ये 5 याचिकाएं हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ताकि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। हम बात करते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है। ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहता है कि अगर भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना चाहता है तो सलाह ले सकता है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी सलाह देता है तो राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है उस तरह से कार्य करे। परंतु अगर देश की सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेंटी का क्वेश्चन आता है और सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि सलाह दीजिए इस मामले में, जैसे बेरूबारी केस में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी क्या भारत सरकार अपना क्षेत्र किसी भी देश को दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे क्वेश्चन पर जो देश की संप्रभुता से संबंधित है, जो देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। पर राष्ट्रपति उसकी तरह कार्य करता है या नहीं करता है, ये बाध्यकारी नहीं है। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जो कि अपील किए जाते हैं हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कई सारे सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, फंडामेंटल राइट की याचिकाएं हो गई, या मैरिज का प्रॉब्लम है, डाइवोर्स का केस है, जैसे शाह बानो केस, मेंटेनेंस का केस हो गया, या फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी केस हो गया। तो इन सारे केसेस जो कि हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद अपील किए जाते हैं तो उनको सुप्रीम कोर्ट ही देखता है, पर ये देखता है कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। ऐसा नहीं है कि जितने भी सुप्रीम हाई कोर्ट में केसेस हैं सारे के सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में ही देखे जाएंगे, पर हाँ अगर इंटेंसिटी हाई है या फंडामेंटल राइट का वायलेशन है तो सुप्रीम कोर्ट में उसका जुरिस्डिक्शन देखा जाता है और वो अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। परंतु एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए संपत्ति का, विवाह का या कोई अन्य ऐसा कोई भी इशू होता है, तो हाई कोर्ट ने जो भी कहा है सबसे पहले आप अपील हाई कोर्ट में करेंगे, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेंगे। सरकार ने हाई कोर्ट के ऊपर भी बर्डन कम करने के लिए, क्योंकि जजेस की संख्या लिमिटेड है, इसीलिए अलग से एक्स्ट्रा ट्रैक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं और ट्रिब्यूनल्स भी बनाए हैं। जैसे आज आप देख लीजिए कितनी सारी ट्रिब्यूनल्स हैं। बिजली के लिए बिजली अदालत है,
इसके अलावा एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, मेंटेनेंस हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल हो गया, मीडिएशन सेंटर्स हो गए, ये सारे के सारे अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं, जिससे कि जो मेन कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर कोर्ट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन ना पड़े क्योंकि जजेस की संख्या कम है। तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में ही जल्दी से जल्दी कोर्ट के जो केसेस है उनको डिस्पोजल कर दिया जाए, और जितना जल्दी डिस्पोजेबल होगा उतनी ही जुडिशरी सिस्टम जो है वो स्पीडी होगी। ओके, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि जितने भी जजमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बात करी लैंडमार्क जजमेंट्स की, तो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, टेस्टिमोनियल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज है, ये सब का सब सुप्रीम कोर्ट में इनकी रिकॉर्ड कॉपीज होती है, और इन्हीं लैंडमार्क जजमेंट्स के आधार पे अगर कोई भी केस दोबारा आता है तो इन्हीं के आधार पे दोबारा से देखा भी जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेटिव टूल है सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है अगर गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया और मान लीजिए वो कानून आपको लगता है कि तर्कसंगत नहीं है और आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालते हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस बने हुए कानून को रिव्यू करेगा। अगर आपने पिटीशन डाली है तभी रिव्यू होगा, अगर आपका पिटीशन नहीं है तो रिव्यू नहीं किया जाएगा। ये रिव्यू सिर्फ और सिर्फ पिटीशन डलने पर ही होता है, तो ये याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू कभी भी कोर्ट अपने आप नहीं करता है, जब पिटीशन डलती है तभी रिव्यू किया जाता है, और इसके रिव्यू में बेंच बैठता है और बेंच बने हुए कानूनों को पूरा पढ़ता है, देखता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अगर कोई भी बना हुआ कानून कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है उसे नल एंड वॉइड करने की, मतलब उसे शून्य घोषित करने की। तो ये सारी की सारी पावर है सुप्रीम कोर्ट की। आई होप आपने आराम से अच्छे से लैंडमार्क जजमेंट्स को भी समझ लिया है और सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार क्षेत्र हैं, और इसी के साथ साथ आप सब इस सेशन में जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा खाकी 2.0 के बारे में, क्योंकि खाकी 2.0 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं और फीस बहुत ही कम है। इसके साथ साथ आपका जब आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आप प्लीज सभी बच्चे इस गूगल फॉर्म को भी भर दीजिएगा। तो इसी के साथ साथ सेशन में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन को शेयर करती रहिए, और जो आप लोगों का प्यार है उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।